हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन्ड। आज हम शोगुन के 10th एपिसोड का ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। लास्ट में सभी कैरेक्टर्स का एंड कैसे हुआ, क्रिम्सन स्काई कैसे था, कैरेक्टर्स जैसे तोरानागा, ब्लैक थॉर्न, मारिको, ओचिबा, फूजी, उनका एंड कैसे रहा और हम नेक्स्ट सीजन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम स्टार्ट करेंगे मेन कैरेक्टर से, तोरानागा, याबुशिगे, मारिको और ब्लैक थॉर्न से। पहले हम मारिको की बात करते हैं। पहले स्पॉइलर वार्निंग, अगर किसी ने एपिसोड नहीं देखा है तो इसमें वीडियो में स्पॉइलर होंगे। मारिको को स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया गया है कि वो एक सामुराई की बीवी है और वो तोरानागा से बहुत लॉयल है। वो एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन भी है। जापान में पुर्तगीज़ आ गए थे उस टाइम में, वो कन्वर्ट हो गई थी एंड उसको इंग्लिश और पुर्तगीज़ दोनों आती हैं, तो उसको एज अ ब्लैक थॉर्न का ट्रांसलेटर का काम दिया जाता है। बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें ये दिखता है कि वो तोरानागा के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। जैसे कि हमें उसकी बैक स्टोरी पता चलती है कि वो एक फैमिली, सामुराई फैमिली से ही बिलोंग करती थी, जो बहुत ही रिनाउंड फैमिली थी। बट उन्होंने तब के जो ताइको, तब का किंग जो था जापान का, उसका असैसिनेशन कर दिया था उसके फादर ने। तो उसकी पूरी फैमिली को एज अ सेपेक्कू करने का ऑर्डर मिला था, बट एज कि वो मैरिड किसी और समुराय से थी तो उसको उसके पति की परमिशन चाहिए थी मरने के लिए, जो कि उसको नहीं दी गई उस टाइम पे। उसकी वजह से वो हमेशा से अपने लिए एक ऑनरेबल डेथ चाहती थी, बट जो उसको मिल नहीं रही थी। उस टाइम वो चर्च के साथ भी जुड़ी हुई थी, तो चर्च ने उसको ये बोला कि अगर तू अभी नहीं मर रही है तो तेरी लाइफ का कोई पर्पज़ है। उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के तोरानागा ने उसको ये बोल दिया कि तेरा पर्पज़ ये है कि तू मेरे को सर्व करे एट दी एंड तक, उसके बाद मैं तेरे को डेथ विश ग्रांट कर दूंगा। तो उसी चीज़ का इस्तेमाल करके तोरानागा ने उसको अपने एक सुसाइडल प्लान का हिस्सा बनाया, जिसके लिए जो हम 9th एपिसोड में देख सकते हैं कि उसको ओसाका कैसल भेजता है वो, जहाँ की ये तो पहले से ही पता है कि अगर वो ओसाका कैसल गई तो वहाँ से बाहर आना उसका बहुत मुश्किल है। बट फिर भी वो डिमांड करती है कि मेरे लॉर्ड ने मुझे कहा है कि मेरे को यहाँ से कल वापस जाना है, जिस चीज़ को पहले इशिदो मना कर देता है। बट फिर वो जाने की कोशिश करती है, उसको गार्ड्स रोक देते हैं वहाँ पे। वो ये डिसीजन लेती है कि मैं सेपेक्कू कमिट करूँगी, क्योंकि मैं अपने लॉर्ड की विशेस को फुलफिल नहीं कर पाई। एंड जब वो सेपेक्कू कमिट कर रही होती है, अगर वो सेपेक्कू वहाँ पे कमिट कर देती, उसकी डेथ हो जाती, जो कि एक स्टेन हो जाता उनके कैसल पे की एक लेडी जो थी, एक वो उसकी वैसल थी तोरानागा की, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाई, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं थी। बट अगर वो उसको जाने दे देते तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे बाकी लॉर्ड्स को भी वहाँ पे कैप्चर करके रखा था, तो वो उसको जाने भी नहीं दे सकते थे। बट इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इशिदो ने, ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, उसने एक अलग प्लान स्ट्रैटेजाइज किया और उसने उसको जाने की परमिशन दे दी। पर उसने कहा कि तो कल सुबह जाएगी। उसी बीच में रात को उसने वहाँ पे असैसिन्स भेजे, जिनका मोटिव था मारिको को मार देना और उस चीज़ का ब्लेम तोरानागा पे डाल देना। वो उन्होंने अपना असैसिनेशन पूरा किया, बल्कि अगर हम एंड में देखें एपिसोड में तो वो खुद कमिट करती है सुसाइड। मे बी वो बच भी सकती थी, मे बी नहीं भी बच सकती थी। तो वैसे मारिको का एंड हो जाता है वहाँ पे। वैसे ही आगे अगर हम थोड़ा सा और देखें, पर मारिको का एंड बस वहीं पे नहीं होता, बस उतना ही प्लान उसका नहीं था। उसके प्लान की वजह से बहुत चीज़ें और भी मोशन में आई, जैसे कि लेडी ओचिबा, जो कि तब के एयर की माँ है, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया, इशिदो से दूर कर दिया। बहुत सारे लॉर्ड्स की फैमिली को जब इशिदो ने कैप्चर करके रखा था, उसको जाने पे उसको फोर्स डिसीजन लेना पड़ा उनको छोड़ने का। एंड उसके अपने काउंसिल में, जैसे कि हमारी मारिको जो है वो क्रिश्चियन थी, और उसके जो काउंसिल ऑफ रीजेंट्स है उसमें भी 2 क्रिश्चियन लॉर्ड्स हैं। उनके बीच में भी थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट आ गया। जो मारिको की डेथ है वो किसी ने काउंसिल के अंदर से ही अलाउ की है, ऐसे बाहर से कोई आके उसको नहीं मार सकता। इन चीज़ों की वजह से मारिको का कैरेक्टर जो है वो, उसका एंड तो हो गया, बट उसके कैरेक्टर की वजह से बहुत चीज़ें और है जो मोशन में आई, और उसके कैरेक्टर की वजह से ही मोस्टली हम जो है सेकंड सीजन में बहुत इवेंट्स देखेंगे, वॉर्स एंड ऑल। सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इन आवर लिस्ट इज याबुशिगे, जो कि एक सामुराई लॉर्ड है और वो अंडर तोरानागा के है। बट हम स्टार्टिंग से ही ऐसा देख सकते हैं कि याबुशिगे पावर को क्रेव करता है और वो अपॉर्चुनिटीज़ देखता है। उसको जिस साइड लगता है कि उसको ज़्यादा फायदा होगा वो उस साइड चले जाता है। पहले वो तोरानागा की साइड होता है क्योंकि वो उसके ही अंडर था, फिर उसको लगता है कि नहीं ये मरने वाला है, वो इशिदो की साइड चला जाता है।
फिर उसको जब तोरनागा डिसीव करके खुद को भगाने में अपना कॉम्प्लेक्स बना देता है, उसको लगता है मेरे को इशिदो से खतरा है, तो वो तोरनागा के साथ रहने लग जाता है। फिर उसको लगता है तोरनागा मरने वाला है, तो वो जो कैनन रेजिमेंट उसको मिली है उसका लालच दे के फिर से वापस इशिदो के साथ जाने की ट्राई करता है। मोस्टली ऐसा ही है। बट तोरनागा याबुशिके को बहुत स्मार्टली इस्तेमाल करता है उसको, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 9th एपिसोड और मे बी 8th एपिसोड में याबुशिके वापस जाना चाहता है इशिदो के पास भाग के, क्योंकि उसको ये है कि तोरनागा अब सरेंडर कर रहा है, तो उसके साथ जो भी लोग होंगे उनको सुसाइड करना, मतलब सेपेक्कू कमिट करना पड़ेगा। वो और जॉन ब्लैकथॉर्न उसको छोड़ के जा रहे होते हैं, बट बहुत ही स्मार्टली तोरनागा उनके साथ मारिको को भी भेज देता है अपना प्लान जो है एक्शन में रखने के लिए। वो उसको लेके वहाँ चले जाते हैं। वहाँ भी इशिदो उसको अभी उस पर ट्रस्ट नहीं करता, उसको लगता है कि वो ये तोरनागा की तरफ से ही आया हुआ है यहाँ पे, और इशिदो के लिए जॉन ब्लैकथॉर्न की उतनी कोई वैल्यू थी नहीं, तो इशिदो उसको यूज़ करता है असैसिन्स को मारिको के वहाँ तक पहुँचाने के लिए। बट हम देख पाते हैं कि याबुशिके को ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था कि असैसिन जो है मारिको को मारने आए, उसको ये बताया गया था कि वो सिर्फ उसको पकड़ने ही आए। तो एट द एंड ऑफ ऑल दैट जब मारिको की डेथ वगैरह हो जाती है, तो हम देखते हैं कि याबुशिके की मेंटल स्टेट उतनी प्रॉपर नहीं है। वो जब उसको इशिदो मिलने आता है और उसको बताता है कि तोरनागा से वॉर के बाद जब उसको हम मार देंगे तो तेरे को काउंसिल में एक सीट मिल जाएगी, बट हम देखते हैं कि याबुशिके वहाँ पे बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव नहीं करता है। वो इशिदो को वार्न करता है कि जब लास्ट किंग जो था उसने जब तोरनागा के खिलाफ वॉर करने की कोशिश की थी, तो तब भी एक अर्थक्वेक आया था और तब उसको बैड ओमन मान दिया गया था और उन्होंने पीस सेटलमेंट कर दी थी। फिर वो वहाँ पे उससे इशिदो से कहता है कि लास्ट किंग को लगता था कि एक बहुत बड़ी कैटफिश है जो इस पूरी अर्थक्वेक के पीछे है, तो वो एक सामने पड़े पॉन्ड में जाता है और कैटफिश को ढूंढने की कोशिश करता है। अगर हम इन जनरल देखें तो जापान में ऐसी मिथ है कि एक बहुत बड़ी कैटफिश है जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, वो अपनी टेल हिलाती है और अर्थक्वेक्स आते हैं, वो रेफरेंस वहाँ से लिया गया है। बट हम देख सकते हैं कि याबुशिके अपनी मेंटल स्टेट में बिल्कुल भी प्रॉपर मेंटल स्टेट में बिल्कुल नहीं है। वो कैटफिश ढूंढने की कोशिश करता है उस पॉन्ड में, जबकि इशिदो उसको बोलता है कि इस पॉन्ड में कोई भी कैटफिश नहीं है। हम आगे भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि याबुशिके को अपना एंड अब आस्ता आस्ता दिख रहा है कि वो उसका एंड बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं होने वाला है, क्योंकि जब वो शिप से वापस जा रहे होते हैं जॉन ब्लैकथॉर्न, याबुशिके और तोरनागा की कॉन्सॉर्ट्स, तो वो वहाँ पे भी उससे ब्लैकथॉर्न से कहता है कि तू मेरे को अपने साथ इंग्लैंड ले जा अपनी शिप पे, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है। और वो उससे मतलब फ्रेंडशिप डेवलप करने की कोशिश करता है। मतलब उनकी फ्रेंडशिप तो पहले से ही है, बट वो उससे बोलता है कि मेरे को भी डाइव करना सिखा जैसे तूने तोरनागा को सिखाया था। कि मतलब वो वहाँ से जाना चाहता है बिल्कुल भी, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जब तक हम वहाँ पे पहुँच पाते हैं आजीरो में, वहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन ब्लैकथॉर्न की शिप तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहाँ पे तोरनागा के लोग उसको पकड़ लेते हैं, वहाँ पे वो अपना क्राइम एक्सेप्ट कर देता है एंड तोरनागा उसको ऑर्डर करता है कि तू सेपेक्कू कमिट करेगा। बट जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा है कि याबुशिके डेथ को लेके बहुत ज़्यादा वो है, फैसिनेटेड है, तो वो तोरनागा से डिमांड करता है कि मेरे को एक अच्छी डेथ चाहिए, मेरे को या तो कैनन से उड़ा दो या तो मेरे को ऐसे मछलियों के बीच में डाल दो ताकि वो मेरे को खा दे। पर तोरनागा उसको बोलता है मैं तेरे पे ट्रस्ट नहीं करता, सो मैं तेरे को ये सब अलाउ नहीं करने वाला, तू सेपेक्कू ही कमिट करेगा। तो सेपेक्कू कमिट करने के टाइम याबुशिके तोरनागा से पूछता है कि मेरे को एटलीस्ट ये तो बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है, मैं जानना चाहता हूँ वो मरने से पहले एंड ऑल। वहाँ पे याबुशिके को तोरनागा क्रिम्सन स्काई के बारे में बताता है, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वहाँ पे ही हम कहीं देख सकते हैं कि याबुशिके जो है वो तोरनागा के रियल इंटेंशंस को भी पता कर लेता है। वो उसको बोलता है कि तुम भी हमारी तरह ही हो, तुम्हारे सीक्रेट हर्ट में भी पावर के लिए ही डिज़ायर्स हैं। वो उसको बोलता है कि तू भी शोगुन ही बनना चाहता है एट द एंड ऑफ द डे, तू भी कोई ज़्यादा हायर पर्पस के लिए तू भी कोई कुछ नहीं कर रहा है, तू भी बिल्कुल हमारी तरह ही है। एंड वहीं पे याबुशिके का एंड हो जाता है। इस चीज़ में मोस्टली मेरे को पहले तो स्टार्टिंग में ये समझ नहीं आया था कि उसने याबुशिके को मारा क्यों। मतलब वो उसको रख भी तो सकता था, कोई खतरा तो था नहीं उससे। बट अगर हम अच्छी तरह उस चीज़ को देखें तो याबुशिके अब उसके कोई यूज़ का नहीं था, उसकी मेंटल स्टेट उतनी अच्छी नहीं थी, जो मे भी तोरनागा को नहीं पता। बट अब तो इवेंचुअली वॉर ही होने वाली है, और वॉर में एक ऐसे जनरल को ले जाना जो कभी भी आपको धोखा दे सकता है इज़ लाइक बहुत डेंजरस चीज़ है। स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई थी, बट कुछ दिन के बाद एपिसोड दोबारा देखने के बाद आई कैन क्लियरली से कि उसका डिसीजन तोरनागा को याबुशिके को मारने का वाज परफेक्टली जस्टिफाइड फॉर तोरनागा ऑब्वियसली। ओके, सो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है
जो कि हमारा एक किस्म से मेन कैरेक्टर भी है, जॉन ब्लैकथॉर्न। सो 10th एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमें एक फ्यूचर का ग्लिम्स मिलता है, जब मोस्टली शायद ब्लैकथॉर्न वापस इंग्लैंड जा चुका है, वो बहुत बूढ़ा हो गया है एंड बीमार है, बेड पे पड़ा हुआ है। उसके 2 पोते आई गेस, क्योंकि उसको ग्रैंडफादर कहते हैं, वो उसकी स्वॉर्ड को देख रहे होते हैं, जो मोस्टली उसको किसी समुराय ने, प्रॉबेबली तोरनागा ने दी हुई है। बट अगर हम वहाँ पे ध्यान से देखें तो ब्लैकथॉर्न के हाथ में सेम वो मारिको वाला क्रिश्चियन क्रॉस का पेंडेंट पड़ा होता है, जो कि हम एपिसोड के एंड में देखते हैं, 10th एपिसोड के एंड में, कि वो उसने पानी में गिरा दिया था। मोस्टली ये चीज़ हमें शायद अगले सेकंड सीजन में पता चलेगी कि वो उसके पास कैसे आई। मैं बस ये पॉइंट आउट करना चाहता था। सीरीज़ के स्टार्ट में जैसे हमें पता चलता है कि एक इंग्लैंड से एक कॉन्वॉय निकला है सीक्रेट रूट ढूंढने के लिए जापान की तरफ, जहाँ पे पोर्तुगीज़ ने अपना बहुत बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया हुआ है, और उस कॉन्वॉय का जो ब्लैकथॉर्न है एक नेविगेटर है। स्टार्टिंग की स्टोरी तो सबको ही पता है, वो कैसे जापान में पहुंचे, कैसे कैप्चर किए गए, तोरनागा से कैसे मिला। मोस्टली हम यहाँ पे लास्ट के 1-2 एपिसोड्स को ही डिस्कस करेंगे अभी। सो ब्लैकथॉर्न की सिचुएशन ऐसी है कि अभी वो ओसाका में फंसा हुआ है, जहाँ पे वो गया तो याबुशिके के साथ था, बट मारिको की डेथ के बाद अब उसका फ्यूचर कोई भी वो नहीं है कि उसके साथ क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। सो जब वो ब्लास्ट के बाद होश में आता है, उसको बताया जाता है कि मारिको का लास्ट राइट्स जो है वो 2 दिन पहले कर दिए गए थे, और उसको ये ऑर्डर किया जाता है कि उसको वापस भेजा जा रहा है तोरनागा के पास। बट उसको ये भरोसा बिल्कुल नहीं होता कि उसको भेजा जाएगा। तो जब वो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, तो वो वहाँ पे उस पादरी से, पोर्टुगीज़ पादरी से ये पूछता है कि क्या यहाँ पे मेरे को एम्बुश करके मार दिया जाएगा। तो वो बोलता है नहीं, हमने एक डील की है किसी स्पेसिफिक समवन के साथ कि तेरे को वापस तोरनागा के पास ही भेजा जा रहा है। एंड शिप में जाने से पहले उसको बताया जाता है कि वो मारिको ही थी जिसने उसकी डील की थी, मरने से पहले चर्च से रिक्वेस्ट की थी कि उसको वापस तोरनागा के पास भेज दिया जाए। एंड जब आजिरो में पहुंचने के बाद ब्लैकथॉर्न ये देखता है कि उसकी शिप डिस्ट्रॉय कर दी गई है, और वहाँ पे मुरारजी जो वहाँ का फिशरमैन है वो उसको बताता है कि कुछ क्रिश्चियन स्पाइस रात को आए और उन्होंने शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड वो ये भी देखता है कि वहाँ के लोगों के, आजिरो के लोगों को वहाँ पे तोरनागा पनिश कर रहा है, इवन कि बहुत सारों के सर काट के भी उसने रख दिए हुए हैं एज अ फेयर क्रिएट करने के लिए, ताकि जो क्रिश्चियन स्पाइस हैं उनका पता लगाया जा सके। सो इस चीज़ को देख के तो जॉन ब्लैकथॉर्न जो है बहुत दुखी हो जाता है। आगे हम ये भी देख पाते हैं कि वो फूजी से मिलता है, एंड फूजी इसको ये बताती है कि वो एक नन बनने वाली है, कि उसका जो टाइम पीरियड उसने तोरनागा से मांगा था, तोरनागा ने उससे मांगा था कि वो सर्व करे जॉन ब्लैकथॉर्न को, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन ब्लैकथॉर्न जो है वो मारिको को बहुत मिस करता है, और वो फूजी से रिक्वेस्ट करता है कि वो रुके, बट फूजी कहती है कि मैं अब उसकी कॉन्सॉर्ट नहीं हूँ, तो वो उसका कोई भी हक नहीं है उस पर, उसको ये बोलने का कि वो रुके। एंड एट द एंड वो उससे बोलता है कि वो खुश है उसके लिए कि वो एक नन बन रही है। आगे हम देखते हैं कि ब्लैकथॉर्न को ऐसा लगता है कि तोरनागा को ये चीज़ नहीं पता कि मारिको ने उसकी डील की थी क्रिश्चियन से, ताकि उसकी जान को बख्श दे और उसके बदले वो शिप डिस्ट्रॉय करे। तो वो तोरनागा के पास जाता है, उसको बोलता है, ऐसा समझाने की कोशिश करता है कि वो आजिरो के लोगों को छोड़ दे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। तोरनागा उसको मना कर देता है। इन प्रोटेस्ट तोरनागा की इस क्रूअल्टी के लिए वो बोलता है कि मैं अपनी जान ले लेता हूँ, ताकि मैं ही नहीं रहूँगा तो इनको पनिश करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आई थिंक ये उसके वो था, थिंकिंग थी, या तो वो एज अ इन प्रोटेस्ट उसकी क्रूअल्टी के प्रोटेस्ट में अपनी जान देना चाहता था। बट अगर हम इस चीज़ को देखें याबुशिके के इनकाउंटर के टाइम तोरनागा के साथ, तोरनागा याबुशिके को बताता है कि शिप को उसने डिस्ट्रॉय किया है, भले ही चर्च से उसकी वो थी बातचीत की, उसकी जान के बदले इसकी शिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बट तोरनागा ये सब पहले से ही जानता था। सो तोरनागा उसको अपनी जान लेने से रोक लेता है। एंड इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि जॉन ब्लैकथॉर्न जो है वो बिल्कुल टूट चुका है, उसने मारिको को खो दिया, उसने अपनी शिप भी खो दी, अब वो कैथलिक्स के साथ भी अपनी वॉर को इम्पोर्टेंट नहीं समझता। तो यहाँ पे तोरनागा उससे कहता है कि अगर वो इफ़ ही इज़ डन तो उसको फिर से शिप को क्रिएट करना चाहिए और उसको एक नेवल फ्लीट बना के देनी चाहिए। एंड इस पॉइंट में हम देख सकते हैं कि तोरनागा फिर से कितनी स्मार्टली एक बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड इंसान को अपने लोएस्ट पे अपना वैसल बना देता है, पूरा अपने अंडर कंट्रोल ला लेता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो शिप को बाहर निकालता है, वो अपने जो भी मन मुटाव मारिको के पति के साथ थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और वो साथ में लेके उसकी जो टूटी हुई शिप थी पानी के अंदर से बाहर निकालते हैं। एंड उसके बाद सेकंड सीजन में प्रॉबेबली वो एक फ्लीट क्रिएट करेगा एंड ऑल।
सो जॉन ब्लैकथॉर्न के कैरेक्टर का एंड यहीं पे हो गया, बट मैं अभी भी क्यूरियस हूँ कि उसके पास वो मारिको का पेंडेंट कैसे आया, क्योंकि देखने में तो वो बिल्कुल सेम ही लग रहा था, बट आई डोंट थिंक वो सेम होगा क्योंकि वो तो उसने पानी में गिरा दिया था। सो एक चीज़ मेंशन करना मैं भूल गया कि जब ब्लैकथॉर्न फूजी से मिलने जाता है तो हम वहाँ देखते हैं कि उसके फूजी के पति और बेटे की जो एशेज़ हैं वो अभी भी उसने वहीं पे रखी हुई हैं, जो कि असल में उनके फैमिली टेम्पल में उसको दफनानी थी, पर वैसे कर नहीं पा रही है। तो एंड में हम देखते हैं कि ब्लैकथॉर्न उसको हेल्प करता है उनको बहाने में, मे बी ना उनके फैमिली टेम्पल में दफनाने में नहीं, बट पानी में बहाने में हेल्प करता है। एंड वहीं पे उस पॉइंट से मेरे को ये भी शक है कि जो स्टार्टिंग के एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैकथॉर्न के पास जो क्रिश्चियन क्रॉस वाला पेंडेंट है वो प्रॉब्ली फूजी का भी हो सकता है, जो उसने फूजी ने उसको दिया हो जब वो जापान छोड़ के जा रहा है, या कुछ भी हो सकता है। सो दैट वाज इट फॉर द ब्लैकथॉर्न कैरेक्टर। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है तोरोनागा, जो कि इन सभी के पीछे है मास्टर मैनिपुलेटर एवरीथिंग, जिसको हम बोल सकते हैं। सो तोरोनागा का मैं स्टार्टिंग से तो नहीं बताने वाला, सबने स्टोरी देखी है, पूरी स्टोरी उसके अराउंड ही है मोस्टली। सो एंड पे मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि तोरोनागा के प्लान्स क्या क्या थे और उसने कैसे बाकी कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया, और कैसे 8th 9th और 10th एपिसोड में जहाँ पे हमें पहले लग रहा था कि वो सरेंडर कर रहा है, बट कुछ हिंट्स थी कि वो प्रॉपर सरेंडर नहीं कर रहा है। जैसे कि वो पिलो हाउस की मालकिन जब उससे मिलने जाती है तो वो उसको कन्फ्रंट करती है कि इतना बड़ा प्लान हो गया, उसके स्टेप ब्रदर ने उसको धोखा दिया, इतनी बड़ी आर्मी लेके आया। और जब तोरोनागा फेमस ही इसलिए कि उसके हर जगह स्पाइज हैं, तो उसको कैसे पता नहीं चला इस प्लान के बारे में। सो वहाँ पे भी थोड़ा सा हिंट दिया जाता है कि तोरोनागा का ही प्लान है। क्लियरली हमें तब इंडिकेशंस मिलती हैं कि ये सब तोरोनागा का प्लान है, जबकि हिरोमात्सु के डेथ के बाद वो मारिको से मिलता है और मारिको को बताता है कि हिरोमात्सु का अपनी ड्यूटी का पूरा ध्यान था, इसलिए उसने सेपेकु कमिट किया और मैं उसको चाह के भी रोक नहीं सकता। मतलब उससे ऐसे कहता नहीं है, बट इट वॉज क्लियर टू अस। उसके बाद बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत इवेंट्स होते हैं। उसके बेटे की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा टाइम मिलता है, वो सरेंडर करने का मानता तो है, मतलब उनको बिलीव करवाता है कि वो सरेंडर कर रहा है, बट उसने असल में सरेंडर करना नहीं होता, मारिको को भेजता है। एंड यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्रिम्सन स्काई स्टार्टिंग में हमें ऐसा दिखाया गया है कि वो एक सुसाइड अटैक है, जिसमें पूरी तोरोनागा की आर्मी ओसाका कैसल पे अटैक करेगी। बट एज वो ओसाका कैसल पे अटैक कर रहे हैं, उनके पास कोई आर्टिलरी वगैरह नहीं है जापान में, तो बहुत सारे लोगों की डेथ होगी, इसलिए उसको एज अ सुसाइडल प्लान बताया जाता है। बट याबुशिके से बात करते टाइम तोरोनागा ये उसको बताता है कि क्रिम्सन स्काई एक सुसाइड अटैक नहीं था, वो पूरी आर्मी लेके ओसाका को कैप्चर करने का अटैक नहीं था। मोस्टली उसके थोड़े से 2-3 अलग पॉइंट्स थे। उसका पहला पॉइंट था लेडी ओचिबा, उसको इशिदो से दूर करना। सेकंड पॉइंट बाकी लॉर्ड्स के अंदर थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट पैदा करना। आई थिंक इसके 2 ही पॉइंट्स थे क्रिम्सन स्काई के, क्योंकि मारिको जो है वो ओचिबा की बहुत पुरानी दोस्त थी और उसकी डेथ से ओचिबा को बहुत बड़ा सेटबैक लगा और उसने अपना जो सपोर्ट है वो इशिदो से वापस लिया। हालांकि उसने इशिदो को डायरेक्टली ये चीज़ नहीं बताई, बट एंड पे उसने एक लेटर सीक्रेटली तोरोनागा के कॉन्सोर्ट से उसको तोरोनागा को भिजवाया, जिसमें ये क्लियर बताया गया था कि वो अपना सपोर्ट वापस ले रही है इशिदो से। अब इस चीज़ से क्या होगा, क्रिम्सन स्काई की वजह से, मतलब मारिको की डेथ की वजह से और ओचिबा के सपोर्ट वापस लेने की वजह से तोरोनागा पहले 5 आर्मीज को फेस कर रहा था, 5 रीजेंट्स की, काउंसिल के रीजेंट्स की। बट जब उनको ये पता चलेगा कि उनके पास एयर का सपोर्ट नहीं है, मतलब उनके पास किंग का बैनर नहीं है अपने अंडर, तो उनमें से कोई भी साइड जो है वो ना सही ही है और ना गलत है। तो वो उनमें से मोस्टली ऐसा होगा कि 5 आर्मीज में से 3-4, मोस्टली 4, क्योंकि तोरोनागा कहता है कि उससे चारों रीजन्स अपना सपोर्ट वापस ले जाएंगे और ये वॉर 1-on-1 हो जाएगी तोरोनागा और इशिदो के, जो कि बहुत ही विनेबल सिचुएशन हो जाता है उसके लिए। तोरोनागा अपना क्रिम्सन स्काई भी अकम्प्लिश कर लेता है। इशिदो को ना पता होते हुए भी उसने उसको मोस्टली डिसआर्म कर दिया है उसकी सारी आर्मी से, ओचिबा के सपोर्ट से। एंड एट द एंड हम देखते हैं कि सब कुछ, हर एक चीज़ मोस्टली तोरोनागा के हिसाब से ही चल रही थी, सारी स्ट्रिंग्स वो पुल कर रहा था। एंड अभी एट द एंड ऑफ फर्स्ट सीजन हम ये देख सकते हैं कि वॉर इज़ इनेविटेबल, वो तो होनी है, बट मोस्टली तोरोनागा वॉर जीत रहा है बहुत इजीली। मे बी सेकेंड सीजन में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आए, कुछ और नई स्ट्रैटेजीज, कुछ नई और कॉन्स्पिरेसीज हों, बट अभी एट द एंड ऑफ फर्स्ट सीजन तोरोनागा हैज़ द अपर हैंड एंड ही विल मोस्टली विन द वॉर, जो कि उसने जीतनी ही है, बट अभी बहुत ईजी लग रहा है उसके लिए सब जीतना। सो दैट वॉज इट
फॉर तोरनागा मोस्टली हमारे थोड़े से 2-3 और कैरेक्टर्स भी हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो इतने मैं नहीं कहूँगा कि मेजरली इंपॉर्टेंट हैं, बट थोड़े से, जैसे लेडी ओचिबा अभी के प्रेजेंट एयर की माँ है, और जो लास्ट रूलर था जापान का उसकी इकलौती बीवी है जिसने उसको ऑफस्प्रिंग दिया। लेडी ओचिबा की हिस्ट्री से हम ये जानते हैं कि वो जो है उससे पहले जो लास्ट रूलर था, मे बी उससे पहले वाले रूलर की बेटी है वो, एंड उसके फादर पहले भी रूलर्स थे जिसको मारिको के फादर ने असैसिनेट किया था। बट लेडी ओचिबा को ऐसा लगता है कि उसको मारा भले ही मारिको के फादर ने हो, बट उसको जो है सारी कॉन्स्पिरेसीज और सारा प्लान जो है वो तोरनागा का था, इसलिए वो तोरनागा को हेट करती है। बट तोरनागा ने बहुत ही चालाकी से मारिको का यूज़ करते हुए, मारिको की हम बोलेंगे सुसाइडल टेंडेंसीज को यूज़ करके ओचिबा को इशिदो से दूर कर दिया। मे बी वो तोरनागा की सपोर्ट में नहीं हो, बट वो अब उसके अगेंस्ट भी नहीं है, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि जब ओचिबा इंट्रोड्यूस हुई थी तो हमें लगा था कि मेन विलन ही यही है, बहुत ही विलनस इंट्रोडक्शन था उसका एंड ऑल दैट। तो उसका कैरेक्टर आर्क भी बहुत चेंज हुआ है, अभी ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ है बट हल्का सा चेंज हुआ है। अगला कैरेक्टर हमारा है इशिदो को स्टार्टिंग में एज अ पावर हंग्री काउंसिल का रीजेंट दिखाया गया है, जो कि सारे रीजेंट्स को अपने साथ मिला रहा है ताकि वो तोरनागा के अगेंस्ट हो जाएं, एंड वो तोरनागा के साथ या तो इवेंचुअली वॉर पे जाएं या तो उसको वोट करके उसको सेपेक्कू कमिट करने पे मजबूर कर दें। एंड जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़े मोस्टली तोरनागा ही अपर हैंड में था, उसके साथ ओचिबा का सपोर्ट था, रीजेंट्स का सपोर्ट था, तोरनागा के स्टेप ब्रदर को उसने अपने साथ कर लिया था, याबुशिगे की ज़्यादा अलायंस भी इशिदो के साथ ही था। बट एट द एंड ऑफ 10th एपिसोड हम देखते हैं कि इशिदो को बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो अभी मोस्टली हर एक चीज़ खो चुका है, एंड इवेंचुअली जब 1 महीने बाद वो वॉर पे जाने वाले हैं एज पर शोगुन की टाइमलाइन, तो इशिदो वहाँ पे बिल्कुल अकेले होने वाला है अपनी आर्मी के साथ। लास्ट कैरेक्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फूजी का एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि उसके पति के थोड़ी सी गलती की वजह से उसको सेपेक्कू कमिट करना पड़ा था, एंड उसके प्राउड नेचर की वजह से उसने अपने बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। फूजी जो है स्टार्टिंग में वो भी सेपेक्कू कमिट करना चाहती थी, बट मारिको उसको समझाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। बाद में वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि फूजी एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन थी, कि मैं नन में कन्वर्ट हो जाती हूँ, बट तोरनागा उससे कहता है कि तुझे थोड़े टाइम एज अ कॉन्सर्ट टू जॉन ब्लैकथॉर्न सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तेरे को नन बनने की परमिशन दे दूंगा। तो एंड एट द एंड ऑफ 10th एपिसोड हम देखते हैं कि उसका टाइम पीरियड जो था एज अ कॉन्सर्ट ऑफ जॉन ब्लैकथॉर्न वो ख़त्म हो जाता है। मोस्टली शायद 6 महीने का टाइम मांगा था उसने या कुछ ऐसा ही था, एंड अब वो नन बनने जा रही है, जिसको ब्लैकथॉर्न कहता तो है कि वो नहीं चाहता कि वो नन बने, बट एट द एंड वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। हमने इसमें क्रिम्सन स्काई डिस्कस किया, बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, एंड अगर आपको कुछ अलग लगता है रादर देन मेरे ओपिनियन तो कमेंट्स में बता देना। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं और फ्यूचर हमारे इस चैनल को लेके कि हम किन चीज़ों पे वीडियोस बनाएं, किन चीज़ों पे डिस्कस करें और पॉडकास्ट करें, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thanks. This is Explained, signing off. Bye.